वेलकम टू मेडिस्ट्री ऑनलाइन अकेडमी। एमडी कैट केमिस्ट्री में हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनमें से ज़्यादातर एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करते हैं। ये तो हमें पता है, लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है या जो वैलेंस शेल होता है और जो n-1 पेनल्टीमेट शेल होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? थोड़ा कम होता है। तो इस वजह से जो पेनल्टीमेट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो जंप करके वैलेंस शेल में जाके खुद को लूज़ करके बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि बोथ द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4s एंड 3d कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इन 3d सीरीज। अगर मैं इसको थोड़े से और आसान अल्फाज में कहूँ तो ns और n-1d में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम है, जिस वजह से डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ज़्यादातर आप देखेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर्स हो सकते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है वो लूज़ होगा तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। नीचे से एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आएगा तो वो लूज़ हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। ये चीज़ और अच्छे से आपको अब समझ में आएगी। अगर आप इस टेबल को देखें तो इसमें मेरे पास 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स प्रेजेंट है। 3D सीरीज में स्कैंडियम से लेकर जिंक तक सारे एलिमेंट्स लिस्टेड हैं। अब स्कैंडियम की अगर मैं देखूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 4s2 3d1, जबकि जिंक की अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगी 4s2 3d10। इसका मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड हो रहे हैं? 3D सबशेल में ऐड हो रहे हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ, वो ये है कि अगर मैं 4s को देखूँ तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। अगर ये दो के दो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएं तो स्कैंडियम पे क्या आ जाएगी? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एक साथ 3d1 वाला लूज हो जाए तो क्या हो जाएगी? +3। ज़्यादातर स्कैंडियम को आप देखेंगे तो इसकी जो मेजॉरिटी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 में एग्जिस्ट करती है, तो +2 को हम इग्नोर करते हैं। उसके बाद टाइटेनियम को अगर मैं देखूँ तो +2 आ जाएगी अगर ये दो इलेक्ट्रॉन्स 4s के लूज़ कर दे, फिर एक अगर 3d से लूज़ करेगा +3, अगर दोनों लूज़ कर देगा तो +4 आ जाएगी। इसी तरह मैंगनीज़ में चलते चलते मैंगनीज़ में आप देखेंगे कि अगर दो के दो 4s के इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले तो +2, और एक एक अगर 3d का लूज़ करेगा तो +2 से +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंगनीज़ की हो सकती हैं। एक कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी किया था वो था कि जब 3d5 कन्फिग्रेशन रीच कर जाता है कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट, तो उसके बाद जो भी नया इलेक्ट्रॉन आता है वो पेयर हो जाता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कम करता है। फॉर एग्जांपल ये 3d5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इसमें छठा आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देगा, 4 रह गए। अब इसमें सातवां आएगा तो 3 रह गए। इसका मतलब है क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होती जा रही है तो मैंगनीज से लेकर जिंक तक ऑक्सीडेशन नंबर्स की वैल्यूज़ भी क्या होती जाएंगी? कम होती जाएंगी। अगर मैं आयरन को देखूँ तो +2 से सिर्फ +6 तक एग्जिस्ट करता है। फिर कोबाल्ट को देखूँ तो +2 से +5 तक एग्जिस्ट करता है। निकल को +2 से +4 तक। लेकिन कॉपर में ये ख़ास बात है कि इसका क्योंकि 4s1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, 4s1 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो वो लूज़ कर देता है। 4s1 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देता है। फिर अगर जिंक में देखें तो 4s2 3d10 है। इसका जो 3d10 है वो एक स्टेबल स्टेट है, उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर सकता हुआ जिंक करने की कोशिश करेगा। तो जिंक सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है जो कि होती है +2। अब जितनी मैंने आपको डिस्कशन कराई है, इस डिस्कशन में से जितने MCQs आते हैं मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो सबसे पहला MCQ है द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो अब अगर हम इन सारी सीरीज में देखें तो जो एक कॉमन आपको नज़र आएगा वो आएगा +2। +2 सब में एग्जिस्ट करता है। तो इसका जवाब हो गया जी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम यहाँ पर गौर से देखें तो +7 जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो किस ट्रांजिशन एलिमेंट के ऊपर आता है, तो वो आपके पास है मैंगनीज। ठीक है, नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस एलिमेंट की हैं। दोबारा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस एक ट्रांजिशन एलिमेंट की हैं। तो +2 से लेकर +7 तक जो आने वाला हमारे पास एलिमेंट है वो क्या है, मैंगनीज। तो यहाँ पर फिर कौन आ गया, मैंगनीज। उसके बाद लीस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी वाली है, तो वो आपसे पूछा जाएगा तो आपने जवाब देना है +1। एमडी कैट में इस पर एक दफ़ा क्वेश्चन भी आ चुका है कि +1 किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको कॉपर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और एमसीक्यू भी आता है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसकी सिर्फ 1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसका सिर्फ एक ऑक्सीडेशन नंबर है, जिसके अंदर वेरिएबल स्टेट्स नहीं है, तो वो मेरे पास जिंक है। जिंक की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है, +2 एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट इस पे एमडी कैट में क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर। तो अगर इस तरह गौर करें, अगर मैं कहूं कि स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती जा रही है, तो इसमें कोई शक व शुबा तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंगनीज के बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो अगर स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा आसानी से कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, तो वो आएगा +3। इसकी क्या वजह है, इसकी ये वजह है कि +3 जो है वो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 4s2 से ऊपर ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो 4s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज करना स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक के एलिमेंट्स के लिए बहुत आसान है, लेकिन मैंगनीज से लेकर जिंक तक के लिए, यानी कि आयरन से आगे आगे आयरन समेत, वो जब पेयर हो जाते हैं तो सिर्फ 4s2 के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं को लूज करना आसान हो जाता है। तो इसलिए ये एक सवाल पूछा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेफ्ट टू राइट किस तरह एग्जिस्ट करती है। तो +3 जो है वो स्टेबल है स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज के लिए, और उसके बाद +2 जो है वो स्टेबल है आयरन से लेकर जिंक के लिए एज एन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कॉन्सेप्ट फेडरल बोर्ड की नई बुक में दिया गया है, तो एमसीक्यू में इसका आने का चांसेस थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमने इस पे थोड़ा गौर करना है। अगर आपको समझ नहीं आई तो थोड़ा रिवाइंड करके आप एक दफ़ा फिर मेरी बात को सुन सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस करनी है वो है कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी एक रिएक्शन में एज कैटलिस्ट्स काम कर सकते हैं। कैटलिस्ट्स कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करें लेकिन यूज़ ना हो, बल्कि रिएक्शन के आखिर में क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। ये जो रिकवर हो जाना लफ्ज़ है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब है। इसका इंपॉर्टेंट मतलब ये है कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एज अ रिएक्टेंट काम किया था या एज अ सबस्ट्रेट काम किया था, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्शन ख़त्म होने के बाद ये एग्जिस्ट करता हो। तो ये प्रॉपर्टी किस वजह से होती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने की वजह से, और दूसरी अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होने की वजह से। मतलब ये है कि क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं, पहली एक ऑक्सीडेशन स्टेट में इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाए, फिर दोबारा रिकवर कर जाए अपनी ओरिजिनल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर।
दूसरी चीज़, इनका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो इतना अनस्टेबल होगा कि वो वापस से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। अगर आप इस रिएक्शन को देखें तो ये प्रोडक्शन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड की एग्जांपल है। इसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ होता है। रिएक्शन ओवरऑल आपको नज़र आ रहा है। अब ये रिएक्शन होता किस तरह है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये होता इस तरह है कि SO2 रिएक्ट करता है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के साथ और क्या बना देता है SO3। फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेनेडियम टेट्राऑक्साइड में। फिर V2O4 रिएक्ट करेगा 1/2 O2 के साथ और क्या बना देगा, और बना देगा हमारे पास V2O5। अब अगर यहाँ पर देखें तो V2O5 में वेनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, लेकिन V2O4 में जो वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है। कैसे पता चला, ये -8 है यहाँ पर और ये -10 है, ऑक्सीजन की -2 होती है। अब ये जो -4 में चली गई है, अब दोबारा से जब ये रिकवर हुआ V2O5 की फॉर्म में तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +5। मतलब +5 से +4 हो गई और +4 से दोबारा क्या हो गई, +5 हो गई। अगर मैं इसको ओवरऑल रिएक्शन आपको बताऊं तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह बनेगा, SO2 + 1/2 O2 गिव्स SO3 और कैटलिस्ट क्या यूज़ हुआ, V2O5। अब जो V2O4 था, ये V2O5 में इसलिए आया, नंबर 1 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की वजह से और नंबर 2 अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होने की वजह से। आई होप आपको ये पॉइंट कवर हुआ होगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेटेड, हम वो डिस्कस करने लगे। तो सबसे पहले आयरन की बात करते हैं। आयरन इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट पार्ट ऑफ 3D सीरीज। ये किस में यूज़ होता है, ये हेबर्स प्रोसेस में यूज़ होता है। और हेबर्स प्रोसेस क्या होता है, हेबर्स प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें क्या मिलता है, अमोनिया। उसके बाद टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये यूज़ होता है एज अ कैटलिस्ट इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस। पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिन्होंने ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी है उनको याद होगा कि इथीन से हम क्या करते हैं, पॉलीइथीन बनाते हैं। तो इथीन से पॉलीइथीन बनाना एक पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है और उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। इसमें जो टाइटेनियम है वो क्या है, वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास निकल, प्लैटिनम और प्लेडियम की है। ये तीनों यूज़ होती हैं इन द हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। इसमें जो निकल यूज़ होती है वो रेने निकल होती है। रेने निकल हमारे पास निकल एल्युमिनियम एलॉय से हम निकालते हैं। इसकी एग्जांपल इथीन की कन्वर्जन इनटू ईथेन, बहुत कॉमन और सिंपल सी एग्जांपल है। उसके बाद कॉपर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में यूज़ होता है। कौन से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में, सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में। एक एग्जांपल अगर मैं इसकी दूं आपको तो एथेनॉल की कन्वर्जन इनटू एसिटाल्डिहाइड, इसमें जो है वो कॉपर को हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो ये जो 4 एग्जांपल्स थी, ये वो एग्जांपल्स थी जो कि आपके पास पास्ट पेपर्स में पूछी जा चुकी हैं। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो इसमें आप समझे कि कवर हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कॉल्ड एज एलॉय फॉर्मेशन। अब एलॉयज क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉयज कैसे फॉर्म करते हैं। एलॉयज आर नोन एज मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अगर 2 मेटल्स हो या 2 से ज़्यादा मेटल्स को मैं मिक्स करके एक सब्सटेंस को निकाल लूँ तो वो क्या होगा, एलॉय होगा। आप बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे स्टील। स्टील खुद कोई मेटल नहीं है, स्टील एक एलॉय है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर।
तो नाइक्रोम वायर क्या होती है? नाइक्रोम वायर में दो चीज़ें होती हैं, निकल और क्रोमियम। आप हमेशा एलॉयज़ को यूज़ करते हैं इन डेकोरेशन पीसेस, इन कॉइन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बड़ी आसपास की चीज़ें हैं आपकी। अब हम थोड़ी सी केमिस्ट्री जान जाते हैं कि एलॉयज़ की क्या होती है। जब भी मैं दो मेटल्स को मिक्स करूंगा सिंपली एलॉय बन जाएगा, दो से ज़्यादा को भी मिक्स करूंगा तो एलॉय बन जाएगा। अब एलॉय दो तरह के होते हैं। पहली तरह का एलॉय होता है सब्स्टिट्यूशनल एलॉय। सब्स्टिट्यूशनल एलॉय क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास यहाँ पर कॉपर के एटम्स प्रेजेंट हैं और एक कॉपर का लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बनाना आपको सिखाया था बना पड़ा है। अब हुआ कुछ यूँ कि मैंने एक कॉपर के लैटिस को उठा के क्या कर दिया, कॉपर के लैटिस में से कॉपर के एटम को हटा के दो जिंक के एटम्स डाल दिए, जिंक जिंक। अब ये क्या बन गया? जिंक कॉपर एलॉय। ऐसी टाइप की एलॉयज को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल एलॉय, यानी कि एक एटम को दूसरे एटम से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट टाइप की जो एलॉयज होते हैं वो होते हैं इंटरस्टिशियल एलॉयज। फर्ज करें कि यहाँ पर कॉपर के ही एटम्स प्रेजेंट हैं। अब मैं कॉपर के एटम को रिप्लेस करने के बजाय यहाँ पर ये करूँगा कि मैं इनकी इंटरस्टिशियल स्पेस में, यानी कि इंटरस्टिसेस में क्या करूँगा, कोई और एटम ला के फॉर एग्जांपल कार्बन लगा दूँगा, या फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन का एटम यहाँ पे ला के फिक्स कर दूँगा, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर वापस से कार्बन का एटम ला के या वापस यहाँ की इंटरस्टिशियल स्पेस में नाइट्रोजन का एटम ला के वापस लगा दूँगा। तो ऐसे टाइप ऑफ एलॉयज को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल एलॉयज। हमारे कोर्स में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स तक जिनकी बात है वो सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज ही हैं। अब ये क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूशनल एलॉयज? तो इनकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि इन सब के जो साइजेस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर होने के साथ साथ इनको हम कहते हैं कंपेरेबल साइजेस। मतलब कि अगर मैं एक का एटम उठा के दूसरे का एटम लगा दूं तो साइज़ के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो स्पेस उतनी ही ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वजह से ये एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एमडी कैट में एक दफ़ा क्वेश्चन आया कि जो एलॉयज होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं, डिफरेंट होती हैं, कौन सी सेम होती हैं, कौन सी डिफरेंट होती हैं? तो जो पहले से एटम पड़ा हुआ था एलिमेंट का, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम रहेंगी। जैसे कि इस केस में कॉपर की एलॉय बन गया है जिंक के साथ, लेकिन कॉपर की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? सेम है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएंगी? डिफरेंट बट इम्प्रूव्ड। यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट की सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उसकी थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी और ज़्यादातर केसेस में इम्प्रूव हो जाएंगी। अब मैं एलॉयज़ की आपको 2 से 3 एग्जांपल्स बताता हूँ जो कि काफ़ी दफ़ा पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहली एग्जांपल है ब्रास। आपने ब्रास के बर्तन अपने किचन में देखे होंगे, ब्रास के डेकोरेशन पीसेस देखे होंगे। तो ब्रास के अंदर कॉपर और जिंक का एलॉय प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉपर के अंदर, प्री एग्जिस्टिंग कॉपर के अंदर जिंक का एलॉय फॉर्मेशन की होती है। जबकि अगर मैं ब्रॉन्ज में देखूं तो ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर के साथ क्या डाला होता है? टिन डाला होता है। जो आपके ब्रॉन्ज मेडल्स होते हैं जो कि 3rd पोजीशन होल्डर्स को ज़्यादातर मिलते हैं, उसके अंदर कॉपर के अंदर इंटरस्टिशियल एलॉय होता है जिंक का। तीसरी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है स्टेनलेस स्टील की। स्टेनलेस स्टील हमारे पास आयरन, क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट से बना है। कुछ बुक्स में इसमें मैंगनीज को भी ऐड करते हैं, तो आपने इस चीज़ को जहन में रख के चलना है, आयरन, क्रोमियम, निकल और कोबाल्ट। अब आपने ब्रास और ब्रॉन्ज को याद कैसे रखना है? पेपर में अगर आ जाए तो आपने ये सोचना है कि जिसमें जी है उसमें जिंक नहीं है और जिसमें एस है उसमें टिन नहीं है। होना तो ये चाहिए था ना ब्रास
यहाँ भी एस है, यहाँ भी एस एन होता, यहाँ जी है, यहाँ भी जी होता। तो याद करने के लिए ट्रिक ये है कि यहाँ जी है लेकिन यहाँ पर एस आ गया, और जहाँ पे एस है वहाँ पे जी आ गया। तो ये थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, जिनको हमने बहुत डिटेल में सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए एमडी कैट के लिहाज से देखा और इसको हमने समझने की कोशिश की। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ जाएंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपको चीज़ अच्छी लगती है, लेक्चर से फ़ायदा होता है, तो उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।